हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आ चुका हूं एक और नई वीडियो के साथ। आज आपसे बात करने वाला हूं मैं एडमिशन की। अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जितना ज्यादा हो सकता है अपने फ्रेंड सर्कल में चैनल को प्रमोट कीजिए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एडमिशन को। एडमिशन का एक क्विक रिकैप लेते हैं। देखो, एडमिशन का मतलब क्या होता है? जब कोई दो पार्टनर काम कर रहे हैं और वो एक किसी नए पार्टनर को अपनी फर्म में एंट्री दें तो इसको कहा जाता है एडमिशन। क्या कहा जाता है? कोई न्यू पार्टनर आपकी फर्म को ज्वाइन कर रहा है, कोई न्यू पार्टनर आपकी फर्म को ज्वाइन कर रहा है, इसको हम कहते हैं एडमिशन। क्या कहते हैं बच्चे? एडमिशन के समय सबसे पहला चेंज जो आता है वो आता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। किसमें आता है? पीएसआर के चेंज के लिए आपको एक सिंपल सा फंडा याद करना है कि आपको ओल्ड रेशियो गिवन होता है। आपको ओल्ड रेशियो, हाँ या ना? मान लीजिए एक्स और वाई दो पार्टनर थे। कौन पार्टनर थे? और जिनके बीच का रेशियो 3:2 था। कितना था रेशियो? अब इन्होंने Z को एडमिट किया। किसको एडमिट किया? जब Z एडमिट होगा तो Z का शेयर है 1/6। कितना शेयर है? ठीक है, हाँ या ना? अब आपको सबसे पहले निकालना होता है न्यू रेशियो। क्या निकालना होता है? तो अब आप ऐसे केस में न्यू रेशियो कैसे निकालें, जरा ये आपके लिए एक चैलेंज होता है। एडमिशन की शुरुआत में ही जब आप क्वेश्चन करें तो रेशियो को पहले ही निकाल के एक साइड में वर्किंग में अलग लकड़ी खत्म कर दीजिएगा। ठीक है, अब आप ऐसे केस में जब आपको नॉर्मल सी बात दी हो और ऐसे ही 90% क्वेश्चंस आते हैं तो आप क्या करेंगे? लेट द प्रॉफिट बी 1। क्या मानोगे बच्चा? लेट द प्रॉफिट बी 1। कुछ नहीं हुआ तो फर्म कम से कम ₹1 का प्रॉफिट तो कमा ही लेगी, हाँ या ना? अब उस ₹1 के प्रॉफिट में जेड की हिस्सेदारी कितनी है? यानी कि 1 में से 1/6 हटा देंगे। 1 में से 1/6 तो हमारे पास कितना बचेगा? ये है हमारा प्रॉफिट आफ्टर जेड शेयर। प्रॉफिट आफ्टर, उसके बाद जो बचा, कितना? 5/6। कितना बचा? इसको x और y अपने रेशियो में बांट लेंगे। इसको x और y अपने रेशियो में, हाँ या ना? बांटेंगे। तो कैसे बांटेंगे? देखो, इसके अपॉन में क्या आएगा? इन दोनों का सम। रेशियो क्या हो गया? 3/5 और 2/5। तो बच्चे 5/6 का 3/5 x लेगा और 5/6 का 2/5 y लेगा। तो कितना हो गया? 15/30, 10/30। हाँ या ना? तो अब आपका न्यू रेशियो क्या बनेगा बच्चे? x:y:z। यही होगा। तो x का न्यू रेशियो कितना है? 15/, y का न्यू रेशियो कितना है बच्चे? z का न्यू रेशियो कितना होगा? कुछ लोग इसको z का शेयर ले लेते हैं, ये गलती हो जाती है। आप ये मूर्खता मत करके आइएगा। ये रिमेनिंग शेयर है। क्या है? मतलब टोटल में से जेड का शेयर माइनस करने के बाद, अनुज, टोटल में से जेड का शेयर माइनस करने के बाद जो बच रहा है ये वो है। यहां पर आप जेड का शेयर लिखेंगे 1/6। बच्चा एलसीएम लो, बेस कॉमन करो, क्या निकलेगा? 5। ये कट रहा है या नहीं कट रहा है? 3:1। ये आपका न्यू रेशियो है। क्या है बच्चा? कोई दिक्कत है, हाँ या ना? डाउट है? पक्की बात है इतनी? न्यू रेशियो की कैलकुलेशन आई या नहीं आई? जब भी क्वेश्चन आए पहले न्यू रेशियो निकाल के अलग कर दीजिएगा। कोई डाउट है, हाँ या ना? इसके बाद बच्चा आपको बनाना होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या बनाना होता है बच्चा? रिवैल्यूएशन का मतलब होता है री का मतलब दोबारा, री का मतलब वैल्यूएशन का मतलब होता है कैलकुलेशन, वैल्यूएशन का मतलब होता है किसी भी चीज की जब दोबारा से गणना की जाए यानी कि कैलकुलेट किया जाए उसे हम कहते हैं रिवैल्यूएशन। क्या कहते हैं युग? तो हम इसको हिंदी में कह सकते हैं पुनर्गणन खाता। क्या कहते हैं? आप लोग इतनी खागा नहीं, खाता, हाँ खागा। सुनो, जब भी रिवैल्यूएशन बनाना हो दो चीजों को बहुत ज्यादा ध्यान में रखो। पहला, इस अकाउंट को बनाने का पर्पस क्या है? इस अकाउंट को बनाने का बच्चे, ये अकाउंट इसलिए बना, देखो हमारा अकाउंट में एक प्रिंसिपल अप्लाई होता है जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट। क्या कहते हैं? पढ़ा या नहीं पढ़ा? क्या? ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज इन द फर्म विल बी रिकॉर्डेड ऑन बुक वैल्यू। सभी एसेट्स और लायबिलिटी किस वैल्यू पे रिकॉर्ड होती है? बुक वैल्यू पे, हाँ या ना? अब एक्स और वाई पहले से बिजनेस कर रहे थे तो जब इन्होंने बिजनेस शुरू किया था तो इनकी एसेट और लायबिलिटी सभी की वैल्यू पे लिखी हुई है।
अब उसके बाद 3 साल बाद एक आदमी जेड है जो फर्म ज्वाइन कर रहा है, तो बच्चे क्या 3 साल में इनकी एसेट्स और लायबिलिटी में वैल्यूज में चेंज नहीं आया होगा? क्या इनकी बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ी नहीं होगी? क्या इनके फर्नीचर की वैल्यू घटी नहीं होगी? क्या इनके प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू में चेंजेस नहीं आए होंगे? हाँ या ना? अब अगर कोई की वैल्यू बढ़ी, मान लो ज़्यादा बढ़ी हुई है, और अगर ये रिवैल्यूएशन नहीं बनाते और सीधा ऐसे ही पार्टनर को एडमिट कर लेते हैं, गौरी ध्यान से समझो, बिना रिवैल्यूएशन बनाए इन्होंने जेड को अगर अपनी फर्म में एंट्री दे दी, तो मतलब फ्यूचर में जब आगे चल के उसकी वैल्यूज में चेंजेस देखे जाएंगे, तो अगर मान लो जब शुरू किया बिल्डिंग 1 लाख की थी, कितने की थी? जब जेड का एडमिशन हो रहा तब बिल्डिंग 10 लाख की है, कितने की है? और फिर कुछ समय बाद 2 साल बाद बिल्डिंग की वैल्यू हो गई 15 लाख, कितनी हो गई? तो ऐसे में अब उस 15 लाख में जेड की भी हिस्सेदारी बनेगी या नहीं बनेगी? हाँ या ना? लेकिन अगर इन्होंने 2 साल पहले बिल्डिंग की वैल्यू को 10 लाख कर लिया होता तो जेड की हिस्सेदारी सिर्फ कितने की बनती? 5 लाख की। कितने की बनती? लेकिन अब कितने की बन रही है? पूरे 15 लाख पे। हाँ या ना? तो जेड भी उस 15 लाख में अपना हिस्सा मांगेगा या नहीं मांगेगा? तो इसीलिए एडमिशन के समय ये सारे कोई कॉन्फ्लिक्ट ना क्रिएट हो, ये लोग सभी एसेट और सभी लायबिलिटीज का चेंजेस को कहां रिकॉर्ड करते हैं? रिवैल्यूएशन में। कहां रिकॉर्ड करते हैं? कहां रिकॉर्ड करते हैं? क्लियर है? अब सुनिए, एडजस्टमेंट पढ़ेंगे आप। क्या पढ़ेंगे? आपको जिन जिन एंट्रीज से, अंशिका बहुत ध्यान से दिमाग में बैठाना, ऑल दोज एंट्रीज विच अफेक्टिंग असेट एज वेल एज लायबिलिटी, ऑल दोज एंट्री विच अफेक्ट, जिनका ट्रीटमेंट एसेट और लायबिलिटी में हो रहा हो, उनसे एसेट और लायबिलिटी की वैल्यू में कोई भी चेंजेस आ रहा हो, तो ऐसी एंट्री को आप शो करेंगे रिवैल्यूएशन में। कहां शो करेंगे? क्या होगा ट्रीटमेंट? सुन लीजिए और याद कर लीजिएगा। पहला, डेबिट में बच्चे जो ट्रीटमेंट आएंगे 2 करके, 2 याद रखना बच्चे, फिर बोल रहा हूं, डिक्रीज इन असेट। अगर कोई भी एंट्री कोई एसेट कम कह रही, जैसे मान लो स्टॉक कम हो गया तो आप लिखोगे 2 स्टॉक, फर्नीचर कम हो गया तो 2 फर्नीचर, बैड डेप्ट हो गया 2 बैड डेप्ट, अगर पीबीडी बन गया, क्या बन गया? तो 2 पीबीडी। क्लियर है? हाँ या ना? और इंक्रीज इन लायबिलिटी, कोई ट्रांजैक्शन जिससे लायबिलिटी बढ़ जाए। क्या बढ़ जाए? मतलब किसी को पहले 10,000 देने थे, अब 15,000 देने हैं। किसी को बिल पहले आउटस्टैंडिंग 6,000 का था, अब 9,000 का हो गया। तो वह सभी ट्रांजैक्शन जिनसे लायबिलिटी बढ़ेगी, जिनसे लायबिलिटी, उसको आप कहां दिखाएंगे? 2 में। ठीक है या नहीं? जैसे 2 आउटस्टैंडिंग सैलरी, 2 आउटस्टैंडिंग कमीशन, कुछ भी आ जाए। ठीक। और बाय साइड में आप लिख के आएंगे बच्चा, ध्यान से सुनिएगा, इसका उल्टा, डिक्रीज इन लायबिलिटी और इंक्रीज इन असेट्स। ठीक है बात? बच्चा याद रखना, ये अकाउंट नॉमिनल इन नेचर होता है। किस तरीके का होता है? नॉमिनल नेचर का मतलब समझ रहे हैं क्या? नॉमिनल का रूल क्या होता है? ऑल द लॉसेज एंड एक्सपेंसेस आर, तो जितने भी लॉस, अब देखो एसेट का कम होना प्रॉफिट है या लॉस? कोई खर्चा होना एक्सपेंस है, उन सबको आप डेबिट में दिखाओगे। कहां दिखाओगे? और ऑल द इनकम्स आर, तो जितने भी प्रॉफिट या इनकम होगी उसको कहां दिखाओगे? बच्चे तुम्हारी कोई लायबिलिटी कम हो जाए, मान लो तुम्हें किसी को 10,000 रुपए देने थे, कितने रुपए देने थे? जेड को, या एक मिस्टर वर्मा है उन्हें 10,000 देने थे, अब वो मर गए, अब आपको उन्हें पैसा देना पड़ेगा। अब वो भूत बन के तो पैसा लेने आएंगे नहीं, हाँ या नहीं? और इतने ईमानदार आप नहीं हो कि उनके रिश्तेदार को जाके देखा हो कि हमने उधार लिए थे, लो ये मर गए, इनका पैसा ले लो। कोई नहीं देता। 1,000-500 की बात हो तो ईमानदारी दिखा भी दो, और करोड़ों की बात हो या लाखों की बात हो तो कोई नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आज हम यस से इससे 50 लाख रुपए ले लें और कल को यस ना रहे, मतलब इंडिया में ना रहे, कहीं बाहर चले जाए, अब ये इंडिया कभी आ नहीं सकते, इनको भारत से देश निकाला मिल गया, तो क्या हमें दोबारा इनको ये पैसा देना पड़ेगा? ये इंडिया आ नहीं सकते, हम विदेश जा नहीं रहे, है या नहीं? तो अब हम कहेंगे हाँ ठीक है, फ़ोन कर रहा, हाँ ब्लॉक कर दिया, ख़त्म, क्या ये मर गया, तो अब इसको हमें पैसा। तो ऐसे क्रेडिटर जो रिटर्न ऑफ हो जाए, क्या हो जाए? राइट ऑफ हो जाए, तो उनको आपका प्रॉफिट मानोगे। आप क्या मानोगे? आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी, नो चाल, धमाल देखी है? ढोल, धमाल है शायद, हाँ धमाल में वो शुरुआत में यही काम करते नहीं करते, एक पेंटिंग लेके जाते हैं, इन्होंने मरने से पहले हमें 25,000 एडवांस दिए थे, अब इनकी ये पेंटिंग है, घोड़ा का है ना? क्या है पेंटिंग में? घास है, घोड़ा है,
आपको 50,000 और देने, आपके पिताजी की आखिरी इच्छा थी, उससे पैसा लेके चले जाते हैं, कहते इसमें तो घास है ही नहीं, घोड़ा खा गया, घोड़ा कहाँ, घास खा के चला गया, रुकेगा थोड़ी, अब घास उगेगी वो फिर से आएगा, सेम वही चीज। तो ऐसे में आपका ये प्रॉफिट है, क्या है, डिक्रीज इन लायबिलिटी और इंक्रीज इन एसेट, ये दोनों आपके प्रॉफिट होते हैं, क्या होते हैं, और इनको आप क्रेडिट में दिखाते हो। कहां दिखाते हो बच्चा? इसके बाद आप दोनों साइड का टोटल करोगे, क्या करोगे बच्चा, टोटल में अगर बैलेंस इधर बचता है, याद रखिए बैलेंसिंग फिगर क्या बचे, तो इसको लिखोगे टू गेन, क्या लिखोगे, और डिवाइड हो जाएगा ये ओल्ड पार्टनर्स को, किनको डिवाइड हो जाएगा ये, इन ओल्ड रेशियो, इन, और अगर सेम इधर बचता है बैलेंसिंग फिगर तो इसको क्या लिखोगे, बाय लॉस, क्या लिखोगे, और ये डिवाइड होगा ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में। कोई दिक्कत है, हाँ या ना? रिवैल्यूएशन कंप्लीट, रिवैल्यूएशन। इसके बाद बच्चा आप बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्या बनाएंगे, तो मतलब पीबीटी बनाने की जरूरत नहीं है। मान लो डेटर 22,000 के थे, है ना, और उसमें पीबीटी पड़ा है 2,000, कितना पड़ा है, ध्यान से समझना, तो 2,000 हम मान के चल रहे हैं, ये पैसा डूब जाएगा, ये पैसा, पर अब इसके अनुसार कहा गया कि ऑल डेटर आर गुड, यानी कि वह 2,000 रुपए अब हमारे नहीं डूब रहे, वह 2,000 रुपए अब हमारे, तो ये हमारा प्रॉफिट है या लॉस, ऑल द इनकम्स आर, तो आप इधर दिखाएंगे टू पीबीडी, क्या दिखाएंगे, रिकवर्ड कहां से होगा, अरे गधैया तुम अपने ही प्रॉफिट में से तो रिजर्व बना रही हो, पहले बैड डेब्ट था अब नहीं है तो क्रेडिट डाल के मंडी खत्म कर दी भाई, जब रिजर्व बनाया होगा तो एंट्री क्या करी होगी, पीएल टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट, हाँ या ना, यही की होगी। अब ये पैसा रिकवर हो रहा है, रिकवर क्या मतलब, अब ये डूब ही नहीं रहा, अब ये तो एंट्री क्या हो जाएगी, पीबीडी टू पीएल, हाँ या ना, या यहां पर रिवैल्यूएशन में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, समझी, और रिकवर वगैरह कुछ नहीं लगाना। आगे सुनो क्या हुआ, नेक्स्ट पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे। इसके बाद बच्चा क्या बनाएंगे, अगर 3 पार्टनर हो गए तो तीनों के कैपिटल कंबाइन बनेगी, हाँ या ना, पर्टिकुलर एक्स वाई जेड, पर्टिकुलर सॉरी एक्स वाई जेड। अब देखो ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है, कौन सी साइड है बउआ, इस अकाउंट में टोटल 7 एंट्रियां हैं, इस अकाउंट में टोटल गिनती की, अगर वह 7 एंट्री आपके माइंड में बैठ गई तो आपको कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब समझो पहली एंट्री बच्चा जो आप लिखेंगे वो क्या होगी, बाय बीडी, बैलेंस लिख के आना, ठीक है, बाय बीडी मत लिखना पूरा, बाय बैलेंस बीडी, एक्स और वाई का अमाउंट, एक्स और वाई का अमाउंट। उसके बाद अब जेड पार्टनर बना है, जेड पार्टनर जब जेड ने कंपनी ज्वाइन करी है तो वो कैपिटल लेके आएगा नहीं आएगा, तो एक जर्नल देखो, ध्यान से इधर देखना, जर्नल एट द टाइम ऑफ एडमिशन, जब कोई पार्टनर एडमिशन लेगा तो वहां पर एक जर्नल एंट्री पास होगी, क्या, फर्म के पास कैश आ रहा है, फर्म के पास कैश, कैश डेबिट, कैश टू जेड कैपिटल, जेड आ रहा नहीं आ रहा है, और साथ ही साथ वह पैसा लेके आता है गुडविल का, जिसको हम कहते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल, क्या कहते हैं बच्चा, और फिर इस गुडविल को ओल्ड पार्टनर आपस में बांट लेते हैं, क्या कर लेते हैं, गुडविल डेबिट टू एक्स कैप और टू वाई कैप। बहुत ध्यान से समझिएगा मेरी बात, बाउंसर जा रहा है, नहीं समझ आया, सुनो, जब पार्टनर आया तो जनरल एंट्री क्या गई होगी, कैश डेबिट टू जेड कैप और टू प्रीमियम फॉर गुडविल गई होगी या नहीं बच्चा। तो अगली एंट्री आपकी रहने वाली है बाय कैश या बैंक, क्या रहने वाली है, और यहां अमाउंट आएगा जेड में, किसमें आएगा, वो भी कौन सा अमाउंट, जो वो जब फर्म ज्वाइन कर रहा है तो अपनी कैपिटल के रूप में लेके आ रहा है, क्लियर है। इसके बाद
तीसरी एंट्री, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। बच्चा गुडविल का एक रूल याद रखो, गुडविल ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूट इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो इन द केस ऑफ एडमिशन। बच्चे एडमिशन के समय गुडविल किस रेशियो में बटेगी? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। किस में बटेगी? और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड माइनस सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला क्या होता है? इसके बाद एक और चीज याद रखिए, इफ नो या इफ न्यू रेशियो is not given, if new ratio is not given in the question, बच्चा क्वेश्चन में आपको न्यू रेशियो गिवन नहीं है, जैसे कभी कभी एंड में बोल देता है द न्यू रेशियो बिटवीन एक्स वाई जेड इज 3:2:1, आपको कैलकुलेट करने के लिए नहीं बोला या दे देता है। तो जब भी क्वेश्चन में न्यू रेशियो गिवन ना हो, न्यू रेशियो गिवन, तो बच्चा ऐसे केस में ओल्ड रेशियो ही इक्वल होगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो के। किसके इक्वल होगा? किसके इक्वल होगा? हाँ या ना? और ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बटेगी गुडविल। किस रेशियो में बटेगी? हाँ या ना? डाउट है? इसके बाद चौथी एंट्री, क्रॉस ऑफ रिवैल्यूएशन। बच्चा यहां पर मैं रूल डालता जा रहा हूं, चौथी एंट्री का नंबर डाल रहा हूं, क्रॉस द बैलेंसिंग अमाउंट, क्रॉस द बैलेंसिंग फिगर ऑफ रिवैल्यूएशन, बैलेंसिंग फिगर ऑफ। अगर गेन हुआ है तो इधर और लॉस हुआ है तो इधर। हम गेन मान के चल रहे हैं, क्या मान के चल रहे हैं? गेन ऑन रिवैल्यूएशन, गेन ऑन एक्स और वाई में। अगर लॉस होता तो इधर लिखते टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। कोई दिक्कत है बच्चा? एक्स और वाई में, इन दोनों में से कोई एक ही एंट्री आएगी, ये नहीं कि गेन और लॉस दोनों हो जाए, ठीक है? या तो गेन या तो लॉस। 4 एंट्री क्लियर है? हाँ या ना? इसके बाद बचा पांचवी एंट्री। कौन सी एंट्री? याद रखिएगा, फिफ्थ एंट्री का रूल यहां लिख रहा हूं, बहुत ध्यान से सुन लो। इन केस ऑफ फिफ्थ एंट्री पहले आप पहुंचेंगे बैलेंस शीट में। कहां पहुंचेंगे बच्चा? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। कहां जाओगे? लायबिलिटी साइड में जाके आप ढूंढोगे यश 3 चीजें। क्या ढूंढोगे? 3 नहीं 2 ढूंढोगे इसमें। पहला पीएल, पहला, दूसरा रिजर्व, दूसरा, और याद रखना अगर ईपीएफ दिया है, क्या दिया है? एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। क्या दिया है? तो बच्चे वो कोरोना है। क्या है? उसको हाथ अगर लगाओगे तो वायरस फैल जाएगा। जैसा लिखा है उसको वहीं छोड़ दो और कुछ नहीं करना, ठीक है? अगर कोई पीएल या रिजर्व दिया है तो इन दोनों ही चीजों को आप क्या करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल में क्रॉस। क्या करोगे? क्या करोगे? इन ओल्ड पार्टनर, इन एंड इन ओल्ड रेशियो। ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में क्रॉस होगा पार्टनर्स कैपिटल में। कहां क्रॉस होगा बउआ? लायबिलिटी किधर लिखी होती है? इधर। क्रॉस होके किधर आएगा? यहां पर पांचवी एंट्री, बाय पीएल, ठीक है? या बाय रिजर्व। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। किस रेशियो में बच्चे? डाउट है? हाँ या ना? इतनी बात क्लियर है? इसके बाद बचा 6 एंट्री। कहां पहुंचोगे? बैलेंस शीट के असेट साइड में। कहां पहुंचोगे? असेट साइड में आप ढूंढोगे 3 चीजें, पीएल, गुडविल, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस। अगर इन तीनों में से कुछ भी दिया है तो ये भी क्रॉस होगा। क्या होगा? इन आईसीएससी में ज्यादातर होता है डिफर्ड रेवेन्यू, एडवर्टीजमेंट का ही दूसरा नाम समझ लो, ठीक है?
उसके बाद ये भी डिवाइड होगा बच्चा ओल्ड रेशियो में। किसमें डिवाइड होगा? ओल्ड रेशियो। अब याद रखना एडजस्टमेंट की गुडविल अलग होती है, एडजस्टमेंट की गुडविल और यहां ये बैलेंस शीट की गुडविल अलग होती है। एडजस्टमेंट की गुडविल से आप निकालोगे जेड के हिस्से की गुडविल। किसकी गुडविल? जैसे क्वेश्चन दिया होगा तो क्वेश्चन में जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में गुडविल दी होगी वो गुडविल कौन सी? एडिशनल इंफॉर्मेशन वाली गुडविल से आप निकालेंगे जेड शेयर ऑफ गुडविल। क्या निकालेंगे? क्या निकालोगी? क्लियर है? हाँ या ना? और यहां वाली को आप क्रॉस करेंगे इधर साइड। क्या करेंगे? छठी एंट्री देख लो भाई। बाय सॉरी गधा 2PL टू गुडविल और टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। ठीक है, ओल्ड रेशियो में। किसमें बच्चे? ओल्ड रेशियो और इन ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन होगा। क्लियर है बात? हाँ या ना? डाउट है? इतनी बातें सबको क्लियर है या नहीं? अब एक बात सुन लो, पीएल या तो बच्चे इधर देगा या तो पीएल इधर देगा या तो पीएल इधर देगा। दोनों में से किसी एक ही जगह पीएल होगा। ये नहीं कि एसेट में भी पीएल है और लायबिलिटी में भी पीएल है। डाउट है? हाँ या ना? इसके बाद आपका पार्टनर्स कैपिटल कंप्लीट हो जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल आप क्या करेंगे? तीनों साइड का टोटल। और जब भी इधर बैलेंस बचेगा, क्या बचेगा बच्चे? ज्यादातर इसमें 100% इधर ही बचता है। कोई एक आध रेयर केस होता है कि पार्टनर ने पैसा देने से ज्यादा ले रखा हो। ठीक है नहीं? तो इसको आप लिखते हैं 2। तुम्हारा कहां से था? पता नहीं। अरे भैया नंबर था। साइलेंट कर लो फोन। अब 4 बार आ चुका है। बैलेंसिंग फिगर क्या बच्चा? 2CD 2 तीनों का आ जाएगा। ठीक है, अब इस CD में एक खेल होता है। क्या? यहां पर कैपिटल एडजस्टमेंट दी होती है। क्या दी होती है? इसको सीख लो क्योंकि इन दोनों में से कोई एक कैपिटल एडजस्टमेंट जरूर आएगी। जब 31 तारीख को पेपर देने बैठोगे तो इन दो में से कोई एक कैपिटल एडजस्टमेंट होगी। और मैं गारंटी के साथ आपसे कह सकता हूं कि अगर आपने मेरे बताए स्टेप्स को फॉलो किया तो आपकी कैपिटल एडजस्टमेंट कभी भी गलत नहीं होगी। जब कैपिटल एडजस्टमेंट ना दी हो तो सीडी माइनस करके नॉर्मली डेबिट क्रेडिट का टोटल इधर के आइटम माइनस किए, जो बचा वो सीडी में आ गया। हाँ या ना? पर अगर कैपिटल एडजस्टमेंट दी हो तब क्या करोगे? अगर कैपिटल एडजस्टमेंट दी हो तब क्या करोगे? समझो जरा। पहले तो कैपिटल एडजस्टमेंट दो टाइप की है। पहली, यहां हेडिंग डाल देते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट। क्या बचा? पहली एडजस्टमेंट है इफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल इज नॉट गिवन। क्वेश्चन में आपको न्यू पार्टनर की कैपिटल ही गिवन नहीं है। जैसे आपसे कहा जेड विल ज्वाइन द फर्म फॉर 1:6 रेशियो एंड ही ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल। कैसी कैपिटल लेके आ रहा है? लेकिन तुम्हें यह नहीं बताया कि जेड के हिस्से की कैपिटल कितनी है। तो ऐसे में आप कुछ स्टेप फॉलो करेंगे बच्चा। पहला स्टेप 1, आप क्या निकालोगे? न्यू रेशियो। क्या निकालोगे? न्यू रेशियो आपको निकालना मैंने सिखा दिया है। हाँ या ना? उसके बाद बच्चा आप फॉलो करेंगे स्टेप 2। क्या फॉलो करोगे? स्टेप 2, बहुत ध्यान से समझना। सीडी बैलेंस। क्या बचा? सीडी बैलेंस ऑफ ओल्ड पार्टनर कैपिटल। सीडी बैलेंस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल विथ ऑल एडजस्टमेंट। क्या बचा? विथ ऑल, मतलब ये सारी एडजस्टमेंट होने के बाद ओल्ड पार्टनर का सीडी बैलेंस कैलकुलेट कर लीजिए। क्या कर लीजिए? सीडी बैलेंस कैलकुलेट कर लीजिए। सीडी क्या? यहां पर उसको सम कर लो। क्या? सम ऑफ सीडी बैलेंस। क्या बचे? इधर देखो, इसको ये कर लो। स्टेप 2, सम ऑफ सीडी बैलेंस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। ओल्ड पार्टनर्स की पहले सीडी कैपिटल निकालो सभी एडजस्टमेंट के बाद, और फिर उन दोनों का सम कर लो। क्या कर लो बच्चे? क्लियर है? फिर स्टेप 3 क्या हुआ? स्टेप 3, सम ऑफ
न्यू रेशियो, सम ऑफ न्यू रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर। बच्चे ओल्ड पार्टनर के न्यू रेशियो का सम। फॉर एग्जांपल आपको मैं बहुत अच्छे से क्लियर कर दूं कि हमने अभी न्यू रेशियो मान लिया था अपना, क्या निकल के आया था 3:2:1। तो ओल्ड पार्टनर तो यही है हमारे दोनों, हाँ या ना। इनके अपॉन में क्या होगा 3/6, 2/6 और 1/6, यही होगा। तो ओल्ड पार्टनर x और y है। अदिति कौन है? तो x का रेशियो है 3/6, y का रेशियो है, तो सम कितना आ गया? कितना आ गया? हाँ या ना। अब स्टेप 4 क्या बचा? स्टेप 2 में आपका जो सम आया है वो लिखोगे इनटू रेसिप्रोकल ऑफ स्टेप 3। स्टेप 3 में जो आपका निकल के आया उसका रेसिप्रोकल। फॉर एग्जांपल हमारा स्टेप 2 निकल के आता है 4 लाख। कितना निकल के आता है? या हम मान लें हमारा स्टेप 2 निकल के आया 2,40,000। कितना निकल के आया? और इजी कैलकुलेशन। स्टेप 2 मान लेते हैं हमारा आ रहा है 3 लाख। कितना आ रहा है? तो हमने स्टेप 2 की वैल्यू लिखी बच्चे 3 लाख। कितनी लिखी? इनटू रेसिप्रोकल ऑफ स्टेप 3, मतलब हमारा स्टेप 3 कितना आया था 5/6। कितना आया था? तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 6/, इससे डिवाइड करेंगे तो यहां 60 होगा। टोटल निकल के आया 3,60,000। क्या निकल के आया बच्चा? ये है हमारी फर्म कैपिटल, ये है हमारी क्या है? अब टोटल फर्म कैपिटल हमें पता है, तो हम जेड का शेयर नहीं निकाल सकते क्या? जेड शेयर कैपिटल कैसे निकलेगा? 3,60,000 इंटू 1/6। कितनी आएगी? 60,000 हम यहां लिख देंगे और यहां लिख देंगे। समझ आई बात? पहली एडजस्टमेंट क्लियर है, हाँ या ना? यही स्टेप जब सीक्वेंस में फॉलो करोगे तो तुम्हारा अपने आप सीडी बैलेंस निकल के आ जाएगा। अब दूसरी एडजस्टमेंट के बारे में सुन लो भाई। इफ ओल्ड पार्टनर कैपिटल इज एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। आपको सपोज क्वेश्चन में कह दे द कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ जेड कैपिटल। क्या कह दे? फिर से समझो मेरी बात। द कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ जेड कैपिटल। तब ऐसे केस में आप क्या करने वाले हो? ध्यान से मेरी बात को समझो। क्या रहेगा? स्टेप 1 क्या बच्चे? न्यू रेशियो। स्टेप 1 फिर से क्या करोगे आप? क्या करेंगे? स्टेप 2 न्यू पार्टनर्स कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर्स शेयर इन प्रॉफिट। ठीक है भाई? मतलब जैसे न्यू पार्टनर की कैपिटल हमारी कितनी आई थी, हम लिख लेते हैं 60,000। कितनी लिख लेते हैं? न्यू पार्टनर का रेशियो कितना लिया था हमने, तो ये कितना हो जाएगा? तो इससे क्या निकल के आएगी बच्चे तुम्हारी फर्म कैपिटल? कितनी निकल के आएगी? हाँ या ना? यही आएगी। फिर स्टेप 3 क्या बच्चा? डिवाइड फर्म कैप इनटू न्यू रेशियो इन न्यू रेशियो। बच्चा जो फर्म कैपिटल निकल के आई है इसको डिवाइड कर दो न्यू रेशियो में। किस में डिवाइड कर दो? एंड दैट इज योर सीडी बैलेंस। दैट इज योर सीडी बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बच्चा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो डिवाइड करके आएगा उसको आप सीडी में लिखोगे। कहां लिखोगे? इसके बाद आप करेंगे टोटल। क्या करेंगे? क्या करेंगे? अब टोटल करने के बाद आपको एडजस्टमेंट में बताया गया कि किधर भी अगर बैलेंस बच रहा है, जैसे मान लो सीडी बैलेंस लिखने के बाद आपने इधर का टोटल किया, ये आ रहा है आपका 1,60,000। कितना आ रहा है? और इधर का आ रहा है 1,50,000। कितना आ रहा है? तो इधर बैलेंस बचेगा 10,000 का। अब इस 10,000 को या तो कैश में डालोगे, कहां डालोगे? कहां डालोगे? या करंट अकाउंट, कैश या ये आपको क्वेश्चन में बोल देगा एनी डेफिशिएंसी या एनी एडिशनल कैपिटल और विड्रॉल विल बी एडजस्टेड बाय करंट अकाउंट और कैश बैलेंस। कोई डाउट है? हाँ या ना? अगर आप इस पूरे फंडे को अप्लाई करते हो तो आपका पार्टनर्स कैपिटल और रिवैल्यूएशन चुटकियों में बन जाएगा।
गा। कोई समस्या? कैपिटल एडजस्टमेंट हो जाएगी। एक बार इसको जल्दी से नोट करो, आप लोग स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं बैलेंस शीट की। किसकी? बैलेंस शीट में बच्चा कुछ नहीं, सिंपल सा फंडा। ओए देख इधर, पहले लायबिलिटी शुरू करोगे। कहां से शुरू करोगे? लायबिलिटी में सबसे पहले लिखोगे कैपिटल। क्या लिखोगे? या जो बैलेंस शीट गिवन होगी उसी को देख ले रहना, क्वेश्चन में बैलेंस शीट मिलेगी उसी से शुरू करना। लायबिलिटी में कैपिटल सबसे पहले क्या लिखोगे? कैपिटल में भी सीडी बैलेंस। कौन सा बैलेंस लिखोगे बच्चे? ये जो सीडी बैलेंस आया है एक्स वाई जेड का, तीनों का लिखोगे। ठीक है, उसके बाद क्रेडिटर। अगर क्रेडिटर की कोई एडजस्टमेंट है, अगर क्रेडिटर की कोई एडजस्टमेंट है तो उसको यहां पर करोगे। ये एडजस्टमेंट कैसे पता चलेगा? रिवैल्यूएशन से चेक करते जाना। किससे चेक करते जाना? क्या रिवैल्यूएशन में क्रेडिटर की कोई वैल्यू में छेड़छाड़ की है? अगर हुई होगी, डेबिट में गया तो माइनस होगा, क्रेडिट में गया, सॉरी डेबिट में गया तो प्लस होगा और क्रेडिट में गया तो। उसके बाद बीआर, आउटस्टैंडिंग बैलेंस अगर कोई आ जाए, मान लो आउटस्टैंडिंग रेंट या बिल कोई आ जाए तो ठीक, जैसे जैसे हेड दिया वही आएगा। इसके अलावा आज कुछ अपना एड ऑन नहीं करेंगे, टोटल करेंगे। क्या करेंगे बच्चा? बैलेंस शीट में इधर फर्नीचर, बिल्डिंग, डेटर, पीबीडी की अगर कोई एडजस्टमेंट हो, पीबीडी बढ़ गया हो, घट गया हो, तो जैसे रिवैल्यूएशन में हुआ उसके अनुसार ट्रीटमेंट इधर हो जाएगा। ठीक है, लैंड, मशीनरी, बहुआ गुडविल, पीएल, जैसे पुरानी में गुडविल, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस और पीएल दिया होता है, तो ये तीनों ही चीजें क्रॉस हो चुकी हैं, यहां पर नहीं आएंगी। अगर पुरानी बैलेंस शीट में रिजर्व दिया है तो वो रिजर्व आपका यहां पर बढ़ चुका है, नई बैलेंस शीट में नहीं आएगा। फिर आता है कैश। क्या आता है बच्चे? जो कैश का बैलेंस है उसको अंदर लिखो, जो कैश का बैलेंस है उसको फिर प्लस करो। क्या करो? न्यू पार्टनर्स कैपिटल। क्या करो? इसी में न्यू पार्टनर की कैपिटल प्लस करो। प्लस करो प्रीमियम फॉर गुडविल। अगर वह कैश में लाया है, किस में लाया है? अगर प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में है तो प्लस होगा, और अगर नहीं लाया, अगर तो ऐसे में आप नीचे दिखाओगे। यहां ध्यान से समझ लो, अगर वो प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में नहीं लाया तो आप उसे करंट अकाउंट में दिखाएंगे। किस में दिखाएंगे? जैसे यहां जेड है, अगर पीएफजी ना लाता तो हम यहां लिखते जेड करंट अकाउंट। क्या लिखते? ठीक है, हाँ या ना? फिर अगर किसी पार्टनर ने कुछ कैश विड्रॉ किया है, माइनस विड्रॉ ऑफ ओल्ड पार्टनर। ठीक है, कभी कभी ओल्ड पार्टनर कुछ पैसा निकाल के ले जाते हैं। बस इन तीन एडजस्टमेंट को करने के बाद आप टोटल बैलेंस कैश का बाहर निकाल सकते हैं और आपको अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। अगर फिर भी तुम्हारे मन में खुजली है कि हमें अकाउंट बनाना है तो कैश का अकाउंट देख लो, इधर लिखोगे 2BD। क्या लिखोगे? 2BD। क्या लिखोगे? ठीक, उसके बाद जितना कैश आएगा, जितना कैश वो सब डेबिट साइड में लिखेंगे। 2 Z कैपिटल, 2 प्रीमियम फॉर गुडविल। जितना आएगा डेबिट में और जितना जाएगा वो क्रेडिट में बाय ड्राइंग। ठीक है, विड्रॉल अगर कुछ है। फिर जो सीडी बचेगा वो आपका यहां आ जाएगा। ये ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, बात सेम है, अमाउंट सेम आएगा। कोई दिक्कत है? इसके बाद हाँ बताओ। कभी-कभी एक केस आता है जिसमें हाफ ऑफ द गुडविल इज विड्रॉन बाय ना, वही हमने बताया। पहले पूरी गुडविल प्लस कर दो। मान लो फर्म की गुडविल हमारी थी 20,000, कितनी थी? हम यहाँ पहले 20,000 प्लस कर लेंगे, है ना। अब आधी गुडविल निकाल के ले गए, आधी गुडविल, तो 20,000 का आधा कितना होगा? वो 10,000 यहाँ से माइनस हो जाएगा। अगर पूरी गुडविल तो पूरा माइनस कर देना। दिखाना हाँ, दिखाना जरूरी है। प्लस करो फिर माइनस करके दिखाना जरूरी है। क्लियर है? क्योंकि पहले कैश आया वो बढ़ा, फिर वो निकाल के ले गए तो वो माइनस हुआ, इधर आया होगा कैपिटल में। ठीक है, इसीलिए हाँ ये अगर निकाल के लेके जा रहा कैपिटल कम हो रही है तो दिखाना ही पड़ेगा। ठीक है, हाँ या ना? डाउट है किसी को? इसके बाद आप दोनों साइड का टोटल कर दीजिए। बैलेंस शीट का टोटल सेम आए तो वेल एंड गुड, और ना आए तो लायबिलिटी का टोटल पहले करना। किसका टोटल करना? और जो इधर आ रहा हो वो ही इधर लिख के आना। एसेट का इक्वल मत लिख के आना, लायबिलिटी के इक्वल लिख के आना। पूछो क्यों? क्योंकि लायबिलिटी में हमेशा अमाउंट कम होते हैं और एडजस्टमेंट भी कम होती है। तो आपकी 90% प्रोबेबिलिटी होती है कि लायबिलिटी का अमाउंट वही होगा जो एक्चुअल बैलेंस शीट का मैच होना
चाहिए। ठीक है, कुछ बच्चे दिमाग लगाते हैं कि एसेट का है, इधर लिख देते हैं, जो बचा वो सस्पेंस में। एग्जामिनर क्वेश्चन देखते ही समझ जाता है सस्पेंस डाला है, हमने तो दिया ही नहीं था। मतलब गलती उसको पहले तुम चीख चीख के खुद करो, आओ मेरी गलती ढूंढो, देखो मैंने यहाँ गलती करी है। अब वो उसको उस दिमाग से देखेगा। समझ गया नहीं समझ गया? आपको एग्जामिनर को दिमाग लगाने का मौका, अगर उसने सिर्फ लायबिलिटी का टोटल देखा और उसकी जो आंसर की है उसके पास उससे मैच हो रहा है, तो तुम्हारे पास प्रोबेबिलिटी 50-50 है कि हो सकता है वो सही कर दे और हो सकता है वो आधा एक नंबर काट ले, हाँ या ना। लेकिन अगर तुमने सस्पेंस लिख दिया तो उसे ऑलरेडी समझ आ चुका है कि तुम्हारी बैलेंस शीट पूरी गलत है। समझे या नहीं समझे? क्योंकि सीबीएसई में 95% ऐसा होता है कि क्वेश्चंस में सस्पेंस नहीं देते हैं ये लोग। इनका जो क्वेश्चन बनता है वो प्रॉपरली बैलेंस होती है बैलेंस शीट एंड में जाके, हाँ या ना। तो आप लोग दिमाग से खेलेंगे, अगर मैच हो गई तो आके 10 रुपए का प्रसाद बांट देना मंदिर के बाहर, अगर ना हुई हो तो जो लायबिलिटी का है वही इधर लिख के आ जाना। कोई समस्या है? समझे या नहीं समझे? सस्पेंस यूज करके मत आना। सस्पेंस का मतलब तुम खुद ही कह रहे हो कि देखो सर यहाँ गलती करी है, ये तो वही बात हो गई, भाई अब जो करार मान लो, है या नहीं? आगे नोट करिए इसको जरा, फिर आगे बढ़ते हैं।